हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो भी बहुत डिटेल के अंदर जानेंगे कि हाइपरटेंशन किन कारणों की वजह से होता है और पेशेंट के अंदर पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या चेंजेस या सिम्टम्स क्या है। तो हाइपरटेंशन को अगर अपन डिफाइन करें तो हाइपरटेंशन इज अ मेडिकल टर्म दैट मीन हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज एज इट फ्लो थ्रू द बॉडी। हाइपरटेंशन का आप सभी मतलब समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर आपका हाई जाना, जो कि 120 से 80 आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक से चला ज़्यादा हो जाना। होता क्या ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर उसकी वाल के अगेंस्ट लगना ही आपका क्या लगना, मतलब या तो आर्टरीज के अंदर मोस्ट प्रोबेबली, तो वही आपका क्या होता है ब्लड प्रेशर होता है पूरी बॉडी के अंदर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज लेस देन 120/80 वेर 120 सिस्टोलिक 80 इज डायस्टोलिक। और जब भी रेस्टिंग कंडीशन में होती है तब आपकी बीपी होती है, पर जब रेस्टिंग कंडीशन में आपकी बीपी 120/80 से ज़्यादा जाने लगे तब आपको वो हाइपरटेंशन कहने लगते हैं। तो हाइपरटेंशन क्या है कि ब्लड का प्रेशर उसी की वाल में, जो आर्टरीज की वाल में अगर जो प्रेशर लगता है, अगर ज़्यादा प्रेशर लगता है तो इसका मतलब वो हाइपरटेंशन है। ठीक है ना। हाइपरटेंशन दो क्लासिफिकेशन होता है, एक तो अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव फैक्टर, एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कैटेगरी डिफाइन कर रखी है, जैसे नॉर्मल आपका 120 और 80 होना चाहिए, ये आइडल रेंज है। इलिवेटेड होता है कि उस 120 से 129 में रीडिंग कंटिन्यू आ रही है, पर डायस्टोलिक वही की वही है। ये एक वार्निंग साइन हो सकता है, पर इसमें आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट क्या होता है, 130 से 139 है। और एक सेकेंड, और डायस्टोलिक इसमें थोड़ा सा बढ़ने लगे 80 से 89। माइल्ड फॉर्म होती है इसकी, इसमें आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है कि आप अगर सोडियम ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको डाइट को बंद कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करें तो एक्सरसाइज करके आपकी कंट्रोल में आ सकती है, पर इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। हाइपरटेंशन स्टेज 2 जो कि 140 से कंटिन्यूस हाइयर जाती है, 150, 160, 170 तक, और डायस्टोलिक आपकी 90 से कंटिन्यू जाती है, तो आप इसमें ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर पड़ती है, आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ता है। हाइपरटेंशन क्राइसिस यानी 180, 90, 100, 200 तक बीपी जा रही है, तब एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें आपके ऑर्गन भी, अदर ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन से जो ऑर्गन जो डैमेज होता है वो आपका हार्ट और ब्रेन और किडनी, तीन वाइटल ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं, ब्रेन, हार्ट और किडनी। अब अकॉर्डिंग टू कॉजेज में दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड में जो सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन है 90 to 90%, अगर 100 में से बात की जाए तो 90 से 95% केस आपके प्राइमरी हाइपरटेंशन के। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन जिसका कोई पॉजिटिव फैक्टर डिटरमाइन नहीं है। ये एक जेनेटिक हो सकता है, फैमिली हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकती है। ये एक कोई क्लियर कॉजेज नहीं है कि जैसे कोई किडनी डैमेज की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, हार्ट फेलियर की वजह से, ऐसा कोई पॉजिटिव फैक्टर नहीं है। ये एक अनसर्टेन कॉजेज है, अनडिटरमाइंड कॉजेज है कि हाँ इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल कर रहा है, कंजप्शन है, डाइट है, स्ट्रेस है, इनकी वजह से ये क्या हो जाता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन हो जाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो होता है जिसमें 5 से 10% के व्यक्ति आते हैं जिनमें एक डिटरमाइंड कॉजेज होता है, कि जैसे किडनी खराब हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गया जिसके दौरान एल्डोस्टेरोन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है ना, कुछ ऐसी मेडिकेशंस हो गई, प्रेगनेंसी की वजह से हो गई, तो एक डिटरमाइन आप फिक्स कोज करने के कारण उसे हम सेकेंडरी कॉजेज होता है। ये केस आपको बहुत रेयर चांस में देखने मिलते हैं, ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन में होता है। कारण क्या हो सकता है, जैसे कि बता दिया एज, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद क्या होता है कि आपकी आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी, स्टिफनेस बढ़ने लग जाती है। अब जैसे आर्टरी में स्टिफनेस हो जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाता है, क्योंकि हाइपरटेंशन आगे जब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो दो ही चीज़ों में डिटरमाइन होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट, जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे। फैमिली हिस्ट्री, किसी को पेरेंट्स से चलता आ रहा हो, लाइफस्टाइल एबिलिटी के भी, फिजिकली आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, तो आपको ये कैफीन कर रहे हैं तो आपको हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस होती है, अदर मेडिकल कंडीशन, जैसे पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज, स्लीप एपनिया, है ना, थायराइड प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, और सोडियम ज़्यादा इंटेक कर रहा है उसकी वजह से होता है, हार्मोनल प्रेगनेंसी में चेंज होने के कारण हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आपको जब भी हाइपरटेंशन होता है माइल्ड लेवल, तो आपको मतलब ये, इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है हाइपरटेंशन को एडल्ट में, क्योंकि इसमें साइन सिम्टम्स पता नहीं चलता पेशेंट को, और एकदम हाइपरटेंशन होते ही पेशेंट का हार्ट फेलियर भी हो सकता है, तो साइलेंट पता नहीं चलता है। पर मोस्ट प्रोबेबली अगर कंटिन्यूस अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है 150, 160, 70, तो आप में पेशेंट को हेडेक, स्वेटिंग, एंजाइटी, नोज ब्लीडिंग तो हो जाती है आपको, सीवियर एंजाइटी, नोज ब्लीडिंग, सांस लेने में तकलीफ,
फीलिंग ऑफ पल्सेशन नेक और हेड, मतलब पल्स फील होने लग जाती है। ब्लर चेंजेस, कोई कभी जो मोस्ट प्रोबेबली पर्सन होते हैं उनको मतलब एक तरह से विजन जो होता है उनका ब्लर दिखने लग जाता है, उनको ऐसा धुंधला दिखाई देता है, वो कंप्लेन नहीं करते हैं। अगर आप डॉक्टर हो तो आपकी ओपीडी में आते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली इतनी शिकायत नहीं करते, वो तो कहते हैं एक तो सिर भारी सा हो रहा है और एक उनको विजन ऐसा लग रहा है कि ब्लर सा दिख रहा है और उनको घबराहट सी लगती है, तो आपको तुरंत उसकी बीपी चेक करनी चाहिए। और चेस्ट पेन हो सकता है। अब पैथोफिजियोलॉजी या हाइपरटेंशन 3 चीज़ों पे है, एक तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कार्डिक आउटपुट और इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम। पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो होता है कि आपकी जो पेरिफेरल आर्टरी अगर नैरो हो जाए, अब देखो हार्ट से आपका ब्लड एकदम फ्लो में आ रहा है, पर आगे अगर वाल ही नैरो हो जाए तो वो क्या होता है कि वापस पुश बैकअप मारता है, तो उसी को जो हम क्या कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही क्या होगा, हार्ट को पुश करने में ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा। भाई एक नाली होती है, अगर नाली आगे से ब्लॉकेज हो तो आगे से जब पानी आ रहा था तो वो क्या करता है, फिर आगे फोर्स लगता है उसको आगे धकेलने के लिए। तो वही आपका इसमें बॉडी के अंदर होता है कि हार्ट को फिर क्या होता है कि फोर्सफुली क्या करना पड़ता है, उसको पंप करना पड़ता है ताकि रेजिस्टेंस हो, क्योंकि आगे क्या हो चुका है, एक रेजिस्टेंस होगा, आर्टरी नैरो हो चुकी है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो चुकी है। अब ये किन किन कारणों से हो सकता है, एक तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, क्योंकि जब भी किडनी से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होता है तो ये पूरी बॉडी में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जो कि रेनिन एंजाइम होता है, क्योंकि एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड जो बनता है वो पूरी बॉडी का वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और वेसो डायलेशन कम हो जाता है। तो इसकी वजह से आपका क्या हो सकता है, एक तो बीपी बढ़ सकता है। देयर इज अ सर्टेन कॉजेज, जैसे कि अब इसमें ये कह रहा है कि भाई पेरिफेरल, आप ये सोच सकते हैं कि भाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ रीजन पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ सकता है कि जैसे आपने जैसे कि फ्लूइड वॉल्यूम को हुआ तो किडनी के पास फ्लूइड जैसे कम जाएगा तो वो जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से रेनिन सीक्रेट हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे जीएफआर कम होने लगती है तो वो तुरंत रेनिन सीक्रेट करने लगता है। रेनिन जैसे सीक्रेट होएगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हो जाता है और ये बीपी बढ़ने के चांसेस बढ़। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट होता है कि पर मिनट के अंदर कितना हार्ट उसमें पंप निकाल रहा है। कार्डिक आउटपुट डिटरमाइन करता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम डिटरमाइन करता है आपकी कार्डिक साइकिल। एक कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है। 0.8 सेकेंड में जितना भी वॉल्यूम निकलता है वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। तो 0.8 सेकंड को अगर आप 60 मिनट के हिसाब से 1 मिनट में देखेंगे तो 72 बार क्या होता है कि कार्डिक साइकिल, मतलब 72 बार आपकी क्या होती है, कार्डिक साइकिल 1 मिनट में होती है। अब जितनी कार्डिक साइकिल होती है इसका मतलब 1 मिनट में वो क्या निकाल रहा है, आपका कार्डिक आउटपुट निकाल रहा है। तो ऑलमोस्ट निकल के आता है 4900 ml या 5 लीटर बोल सकते हैं। तो ये 1 मिनट में हार्ट के द्वारा निकलता है। अगर कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा हुई, हार्ट रेट भी ज़्यादा हुई, तो वो भी क्या करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट बढ़ना मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस और ब्लड का फ्लो ज़्यादा बढ़ रहा है उसमें। अब ये किसकी वजह से हो सकता है कार्डिक आउटपुट, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की वजह से, क्योंकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हार्ट को पंप फोर्सफुली करना पड़ रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो बॉडी को क्या करना पड़ता है, उसमें आपको फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स करना पड़ता है। तो एक हार्मोन होता है एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। तो वो क्या करता है, बॉडी की आपकी सभी एक्टिविटी, हार्ट रेट को एक्टिविटी बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, क्योंकि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है जब कोई फियरफुल सिचुएशन, जब आपके सामने कोई शेर आ जाए, है ना, तो आप क्या होता है कि एकदम हार्ट की गतिविधि बढ़ जाती है, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय आपको भागना पड़ता है, तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया, है ना, अगर आप इंटेक ज़्यादा हो रहा है, किडनी फेलियर हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड यूरिन के साथ जो निकलना चाहिए वो फ्लूइड बॉडी में रिटेन कर गया, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो नॉर्मल आपका ब्लड का फ्लूइड होता है उससे भी ज़्यादा अगर होने लगता है तो उसको रेगुलेट तो हार्ट ही करेगा, पर वो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हार्ट की एक्टिविटी बढ़ने लग जाती है। इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। अब इसमें मेनली आप समझ गए, पैथोफिजियोलॉजी 3 फैक्टर पे मेनली डिटरमाइन है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कार्डिक आउटपुट, ये तो 2 ही है। पर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ना वो एक पे आपकी दूसरी कंडीशन हो सकता है कि जैसे आप ओवर इनटेक ऑफ फ्लूइड कर गए, किडनी फेलियर की वजह से फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया, है ना, थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट हो गया तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया। पर अगर पैथोफिजियोलॉजी देखिए, पैथोजेनेसिस में, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से और कार्डिक आउटपुट बढ़ जाने के कारण, या दोनों में से एक चीज बढ़ने के कारण आपका हाइपरटेंशन हो सकता है। डायग्नोस्टिक कैसे जांच करवाएंगे, स्पेक्ट्रोमीटर से आप कंटिन्यू मॉनिटरिंग करवाएं, अगर आपको लग रहा है वार्निंग साइंस आ रहे हैं। ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं आप, किडनी की फेलियर की जांच करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में आप सोडियम करवा सकते हैं, सोडियम भी एक मेजर फैक्टर होता है बीपी बढ़ने की वजह से। आप रेनिन हार्मोन का आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल करा सकते हैं, जो कि ओबेसिटी के कारण आपका कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है, ठीक है ना।
और एक एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर होता है कि पेशेंट को 24 घंटे में एक अटैच कर दिया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर, डिजिटल आता है, वो मॉनिटर करता है कि कुछ वेरिएशन आता रहता है पूरे दिन भर में, तो वो देखा जाता है। यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन के अंदर सोडियम आ रहा है कि पोटेशियम आ रहा है, क्रिएटिनिन कितना है, तो वो किडनी फेलियर को ही शो करता है। ईसीजी करा सकते हैं क्योंकि ओवर एक एज में अगर ईसीजी के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी आती है तो वो भी एक हाइपरटेंशन को ही शो करती है। इकोकार्डियोग्राम करा सकते हैं, यूएसजी करा सकते हैं। यूएसजी बेसिकली इसलिए कराते हैं कि भाई जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गई जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, अगर वो नीरो हो गई तो वो आप यूएसजी से पता लगा सकते हैं। मैनेजमेंट क्या करेंगे, जो रेनिन एंजियोटेंसिन की वजह से आ रहे तो आप एंजियोटेंसिन बनने ही मत दो, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दे दो। ये रेमिप्रिल आता है, PRIL जिस टेबलेट से आता है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ठीक है ना, ये इसमें दे सकते हैं आप। दूसरा आप कह सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसका काम है कि रिलैक्स द मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है इसको वेसो डायलेशन करती है और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती है, कम करती है, क्योंकि हार्ट फास्ट वर्क कर रहा है ना, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। डाययूरेटिक दे सकते हैं कि अगर फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए आप क्या दे सकते हैं, डाययूरेटिक्स, जो कि इसमें लेसिक्स आता है, फ्लुसेमाइड नाम से है ना, मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता है। बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं जो कि वेसो डायलेटर होता है, साथ में ये हार्ट रेट को भी कम करता है, ठीक है ना, तो ये इसकी वजह से आप दे सकते हैं। मेटाप्रोलोल, प्रोपेनोलोल, ये इसका बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या भी जो डॉक्टर है, इसके कहने का मतलब कि जो डॉक्टर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग दे सकता है कि भाई AR भी दे सकता है, बीटा ब्लॉकर दे सकता है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकता है, डाययूरेटिक दे सकता है, वो डॉक्टर की डिपेंड ऑन द कि भी किस तरह से दे सकता है। तो ये तो आपका इसमें मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। बाकी इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि डॉक्टर उसमें एडवाइस, हेल्थ एजुकेशन दे सकता है कि लाइफस्टाइल में आपको फिजिकल एक्सरसाइज, डाइट मॉडिफिकेशन, डाइट आती है डैश डाइट है ना, जो कि इसमें कम करने के लिए होती है हाइपरटेंशन के लिए, उसका मैं अलग से वीडियो आपको होगे तो मैं एक PDF इसमें आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। डैश डाइट किस तरह से बनती है वो मैं बता दूंगा, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, स्मोकिंग सजेशंस के लिए दे सकता है, एल्कोहल कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए आपको एजुकेशन दे सकता है, और जितने भी लाइफस्टाइल चेंजेज है तो वो इसमें आपको लीड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हाइपरटेंशन की वीडियोस पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।